बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक तो जंगबंदी के हवाले से। पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान इस वक्त एक ताकतवर सालिस के तौर पर सामने आया है और आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान की जो हिकमत अमली रही है, जो सालिसी के किरदार हमने निभाया है, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही थी, जो मुआहदे की बात हो रही थी, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में इस वक्त पाकिस्तान शह सुर्खियों में मौजूद है और अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। ख़ास तौर पर एक अखबार की जानिब से ये भी लिखा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की क़यादत की है, जब दुनिया एक ऐसे जंग के दहाने पर थी कि सारी दुनिया जो है वो एक साइड पर दम साधे खड़ी थी और उधर ही पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था और वो कोशिश कामयाब भी हुई है। इस सारे मामले में अब आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्या ये जंगबंदी के हवाले से जो मुआहदा हुआ है ये इसी तरह से जारी रहेगा? अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से जो मतलब सीज़ फायर है उसको मान लिया गया है और ख़ास तौर पर जुम्मे के रोज़ मज़ीद क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब हैं, जो कि डीन है सोशल साइंसेज एंड इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट के, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो एक अनसर्टन सिचुएशन थी, अनसर्टेनिटी थी पूरे मिडल ईस्ट में, क्या वो कहा जा सकता है कि रुक गई है और वो दोबारा चीज़ें शुरू नहीं होंगी? बहुत मुश्किल है क्योंकि मशरिक़ वस्ता जो है ना वो बहुत उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए कि वहाँ पे एक एलिमेंट जो बिल्कुल रेगुलरली रहता है वो चेंज है। किसी वक्त भी कोई भी चेंज हो सकती है और ख़ास तौर से जो ट्रम्प साहब की आदत है या तबीयत है उसके मुतालिक हम एक लम्हे के लिए भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की कोशिशें बराबर हुई हैं और फिलहाल जो है दोनों पार्टियां जो है रजामंद हो गई हैं कि सीज फायर या जो भी है अटैक एक दूसरे पर ना किया जाए। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, वरना तो सुबह तक 5 बजे हमें सबको यही खदशा था अल्लाह ना करे कोई आलमी तीसरी जंग आलमी शुरू हो जाएगी और जाहिर उसमें पाकिस्तान भी और बाकी ममालिक भी लपेट में आ जाएंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस इंटेंसिटी में बहुत हद तक कमी आ गई है एंड थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने अनप्रिडिक्टेबल कहा कि उनकी शख्सियत का ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि किस वक्त वो कौन सी चाल चल जाएं, और मुझे ये बताइए सर, अभी 1-2 रोज़ पहले ही हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से बरमला इजहार किया गया, बल्कि धमकी दी गई कि ईरानी तहजीब को हमने सफ़ाई हस्ती से मिटा देना है। वो तमाम चीज़ें अब पीछे रह गई हैं, अब हम टेबल टॉक पर आ गए हैं, या फिर अभी भी बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है? और पाकिस्तान का किरदार बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है इस सारी सिचुएशन में। नहीं, खतरा तो मौजूद है क्योंकि इसमें दो राय मीडिया आप भी देख रही हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि एक तो ये है कि हो सकता है, मैं शायद गलत भी हूँ, हमारे तबसरा निज़कार इस पे बात कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो एक रीग्रुपिंग के लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, कोई पता नहीं है। और अल्लाह ना करे अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर आपको मालूम है, हमारे नाजरीन को बिल्कुल देख रहे हैं कि ऑलरेडी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि इस एग्रीमेंट का जो भी है वो इम्प्लीमेंटेशन लबनान पे नहीं होगी। और आज भी उन्होंने लबनान पे काफ़ी बम्बार्डमेंट की है। तो हो सकता है ट्रम्प साहब चाह रहे हो कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन अगर नेतन्याहू नहीं चाहेंगे और इजराइल नहीं चाहेगा तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नेतन्याहू जो है वो री इलेक्शन के लिए जा रहे हैं जून में, और उनके लिए एक सुपर पोजीशन या एक हाई पोजीशन लेना डोमेस्टिकली बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का किरदार इसमें दो कोई राय नहीं है कि इस बड़ी खतरनाक सूरत हाल में जहाँ पूरी आलमी ताकतें दुनिया बल्कि यूएन तक जो है वो पस मंजर में चले गया था, पाकिस्तान ने गुड एनफ पाकिस्तान की लीडरशिप का, पाकिस्तान का अपना वकार का, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा अहमियत हुई कि दोनों ममालिक को जो है ये बात माननी पड़ी। और गुड एनफ अभी जुम्मे में कल परसों इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लामाबाद में टॉक्स होंगे। डीजी वाइंस नायब प्रेसिडेंट आ रहे हैं अमेरिका के और ईरानी स्पीकर आ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों मॉडरेट्स हैं कि आप ख्याल कीजिएगा, वो जो हार्ड लाइन पोजीशन लेने वाले थे
वजीर जंग अमेरिका के या जो उनके दूसरे थे वजीर खारिजा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो नहीं आ रहे। और ये डीजे वैंस जो हैं ये शुरू से अपोज थे ईरानियन वॉर के, और ये अच्छी पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान इसको फैसिलिटेट कर रहा है और होपफुली कुछ अच्छी चीज़ें निकल आएंगी। ठीक, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि ये पूरे खत्ते की हमारे लिए भी सिचुएशन जो है यकीनी तौर पर ख़राब होगी। इकनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया है, इकनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन शुरू हो गया है। मुझे सर ये बताइए, ईरान का जो 10 नकाती एजेंडा सामने आया, एक तो वो कह रहे हैं कि जितना नुकसान हो चुका है उसके अखराजात पूरे किए जाए, उसकी भरपाई की जाए। फिर वो लॉन्ग टर्म चाहता है कि दोबारा ऐसी जंगबंदी होनी चाहिए कि ये तनाज़ा दोबारा जन्म ना ले, ना अमेरिका की जानिब से ना इसराइल की जानिब से। दोबारा ये यकीन दहानी कराई जाए कि वो ईरान पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। फिर सर, आबना हुर्मुज़ के हवाले से वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर टोल टैक्स नहीं था, अब टोल टैक्स दे और उसके बाद जो है वो आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल के लिए ओपन हो जाएगी। सर, ये जो ईरान की जानिब से पॉइंट सामने आए हैं, ये किस हद तक प्रैक्टिकल हैं, किस हद तक काबिल कबूल हो सकते हैं दूसरी ऑपोजिशन जमात के लिए? देखिए, जब भी डिप्लोमेसी में कोई शराइत होती है ना, तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली जाए, यानी मैक्सिमम पोजीशन ली जाती दोनों अतराफ से, फिर इस पे कंप्रोमाइजेस होते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ, देखें अभी तो फिलहाल ये एग्रीमेंट हुआ है ना कि जो ब्रॉडर प्रिंसिपल हैं एग्रीमेंट के 10 प्रिंसिपल हैं, इस पे हम प्रिंसिपली एग्री करते हैं। इस पे अब इंटीग्रिटी की बात होगी, अभी बहुत फाइन ट्यूनिंग होगी, अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है। तो कुछ ना कुछ जो है वो दोनों अतराफ को कंप्रोमाइजेस देने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। लेकिन दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये है कि पहले जो हुर्मुज़ था, आबना हुर्मुज़, उसका कंट्रोल ईरान के पास नहीं था, अब ईरान के पास आ गए। और अमेरिका जो है उसके अड्डे जितने भी थे मशरक़ वस्ता में, उनको मैं नहीं कहता कि वो शायद ख़त्म हो गए, लेकिन शदीद नुकसान पहुंचा। 90% तक उनके अड्डे जो हैं और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो गई है। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी कल ही उन्होंने जो बयान दिया है वो पूरी दुनिया ने उसको बुरा भला कहा है। और ख़ुद अमेरिका में रजीम चेंज हो रही है, 12 जनरल उनके डिसमिस हो गए हैं, और ख़ुद अमेरिकन कांग्रेस इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट का सोच रही है। तो ये मैक्सिमम पोजीशन ली जाती है, और फिर जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठा जाता है तो फिर उसके बाद देखा जाता है अच्छा क्या। लेकिन आप इन 10 शराइत को अगर अच्छी तरह देखें तो ये सारी की सारी ईरान को फेवर कर रही हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें अमेरिका का या इजराइल का कोई भला नकता। ठीक, डॉक्टर साहब, फिर अमेरिका और इजराइल की जानिब से ये जो जंग मुसल्लत की गई ईरान पर, उन्होंने फिर क्या पाया इस जंग से? ये जो पूरी टेंशन पैदा कर दी, पिछले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस सारी सिचुएशन को, पूरी दुनिया इससे मुतासिर होकर रह गई है। हर तरफ जो है वो एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गए हैं, फूड क्राइसिस शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो अमेरिका है, इजराइल है, क्या बहुत सारे माहिरीन हमें बताते हैं कि ये इस वक्त बंद गली में आ गए हैं, ये अब फेस सेविंग चाहते हैं, अब ये निकलना चाहते हैं और इनको रास्ता नहीं मिल रहा। क्या ये तमाम बातें हकीकत हैं? वाकई ये उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठे हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे तजिया नगार बिल्कुल एक राय पे मौजूद हैं, ये पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं किसी और प्रोग्राम में कह चुका हूँ, रिपीट करने में कोई मजाका नहीं है कि 6 अमेरिकन प्रेसिडेंट अवॉइड करते रहे हैं डायरेक्ट वॉर विद ईरान। 6 प्रेसिडेंट, मतलब अगर आप 4-4 साल भी करें तो 24-25 साल हो जाता है। और ये अनफॉर्चुनेटली नेतन्याहू साहब पिछले 30 सालों से वजीर आजम हैं इजराइल के। हर प्रेसिडेंट के जाके कान में कुछ ना कुछ कह देते थे, बता देते थे, लेकिन जाहिर उनकी मिलिट्री उनको मना करती रही है कि नहीं, हम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकते, ये मसाइल हैं। और फिर खासतौर से बूट्स ऑन ग्राउंड ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो 6 के 6 प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी ये बहुत सी चीजें ओपन हो गई हैं, इसमें हम नहीं जाना चाह रहे। ये जो खासतौर से एप्स्टीन फाइल्स ओपन हुई है ना, इसके बाद ट्रंप साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और उन्होंने ये कमिट कर लिया। लेकिन ये बात हमारे तमाम जो भी माहिरीन है वो समझते हैं कि उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी रिटेलिएशन करेगा। आप देखिए ना, आप भी माशाल्लाह बहुत सी चीजें करती रही, देखती रही हैं, हमारे नाजरीन को भी मालूम है कि क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि ईरान के 8 या 10 अड्डों पे हमले हुए हों, अटैक हुए हों, उनकी हाई फाई चीज। देखिए, उनका एक हमारे इंटरनेशनल में एक एस्केलेशन लेडर कहलाता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ईरान ने लास्ट टू वन
सारे लीडर जो हैं वो क्रॉस कर लिए। अभी एक ही चीज रह जाती है कि अगर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक किया जाता है या खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अमेरिका उन पे कोई न्यूक्लियर अटैक कर देता है, इसके बाद तो आगे कुछ नहीं रह गया ना। देखिए अब इस वक्त ईरान को न्यूक्लियर वेपन की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने अमेरिका को इतनी इस्तेफाज दे दी है। आप देखिए कि इजराइल में बाकायदा 6 महीने की सजा है। अगर आप लाइव इमेजेस दिखाएं कि अटैक के बाद कि क्या मनाजिर हैं, और पूरे यूरोप को आप देख लें, तो दुनिया इस वक्त बहुत डगमगाती सूरत हाल में है। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक बंद गली में चले गए हैं बहुत ज्यादा ये ट्रम्प साहब भी और नेतन्याहू भी, और वो अपनी सर्वाइवल की जंग इस वक्त। रजीम चेंज ईरान में आना चाहिए, लेकिन रजीम चेंज का डर जो है इजराइल और अमेरिका को पड़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया जा रहा है जो हम सालिस का किरदार निभा रहे हैं। परसों एक रोज के बाद 10 अप्रैल जुम्मे के रोज बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है, एक इजलास होने जा रहा है जिसमें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे, ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे। इट मीन्स कि दोनों ही जंग बंदी चाह रहे हैं और अब मामलात सुधरने जा रहे हैं। और मुझे सर ये भी बताइए कि ये जो फ्राइडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जिसे हम कह रहे हैं, क्या एक ही इजलास में एक ही सिटिंग में मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं, एक तो पहले बहुत मुश्किल है, एक सिटिंग में नहीं होंगे। और खुद हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा है कि इट कैन कंटिन्यू। हो सकता है कि अगर मामला की पेशरफ्त होती है तो ये 2 हफ्ते की जंगबंदी के साथ मौसम होता है, 1 हफ्ता और हो जाए, 2 हफ्ते हो जाते हैं। लेकिन जब नेगोशिएशंस होती है ना, तो फिर बहुत सी चीजें, बहुत से मामला जो हैं वो तय होते हैं और डिस्कस करने होते हैं, फाइन ट्यूनिंग होती है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो नजर आ रही है ना, वो आप देखिए कि आज तक डीजे वैंस जो हैं वो नेगोशिएशन में शामिल नहीं हुए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हुए हैं, तो ये एक नई डेवलपमेंट है। और उधर से भी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, असेंबली के स्पीकर आ रहे हैं। जी, तो मैं फिर कह रहा हूँ स्पीकर पार्लियामेंट आ रहे हैं जी। जो दोनों तरफ से एक विलिंगनेस भी शो की जा रही है और सीरियसनेस भी शो की जा रही है। और ये अगर गुड एनफ, पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बल्कि आज हमारे अरब ममालिक ने भी इसको सपोर्ट किया। सऊदी अरब की स्टेटमेंट आ गई है कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसको आगे बढ़ना चाहिए। बल्कि कुछ मुल्कों से तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान को पीस अवार्ड देना चाहिए कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग को जो है रुकवा दिया है। मामला यही है, एक तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हमारी लीडरशिप क्वालिटी, दूसरा हमारा जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन, और जिस तरह आपने भी फरमाया कि दोनों तरफ से, मतलब ईरान भी और अमेरिका भी, वो एक ऐसी पोजीशन में चले गए थे जहां डू एंड डाई का बात आ गई थी। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी एक फतह है ईरान के लिए भी और पाकिस्तान की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी पॉइंट बताइएगा, बल्कि समझाइएगा मुझे कि ये जो जुम्मे के रोज़ हम सालिस के तौर पर हम एक मतलब होस्ट बन रहे हैं दोनों घरों को मिलाने के लिए, उनकी सुलह कराने के लिए। सर, पाकिस्तान इस वक्त कितने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे मौजूद है? और दूसरा ये कि ये जो ईरान पर पाबंदियां हैं, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। नो डाउट कि हम स्मगल हो के अफगानिस्तान के रास्ते जो है, तुर्खम के बॉर्डर के रास्ते है, पाकिस्तान में बहुत कुछ स्मगल हो रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसा पॉइंट भी हो सकता है कि हम ईरान के साथ ऑयल ट्रेडिंग शुरू कर दें? वो जो स्मगलिंग, वो जो ब्लैक में चीज़ें आ रही हैं, उसको हम लीगलाइज करने की तरफ चले जाएं? इज इट अ गुड टाइम? जी, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये चीजों को कैश करो। खास तौर से अगर हमारी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन ही ऑपरेशनलाइज हो जाती है तो आप देखें कि 25 से 30% पाकिस्तान की ऑयल डिमांड जो है वहां से पूरी हो जाएंगी। ऑलरेडी अमेरिका ने ये बात मान ली, ट्रम्प ने, ऑल्दो अनप्रेडिक्टेबल तो रहेगी, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात मान ली है कि सैंक्शन रिलीफ देंगे और आपका तेल जो है उसके लिए भी रिलीफ होगा। तो अगर पाकिस्तान इस नेगोशिएशन में मैं तो यही कहूँगा कि अपना नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर लेता है, उससे अवाम को भी रिलीफ होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है और हमें चाहिए, बल्कि थ्रू आपके इस प्रोग्राम के वसासत से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये रिलीफ जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, इन रिटर्न जो हैं, इनको मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं देते तो रिलीफ आप एक्सपेक्ट भी करें और उनसे डिमांड भी करें। ठीक सर, जो गल्फ कंट्रीज़ की इस वक्त सिचुएशन है, अल्लाह करे कि जुम्मे के बाद ही मामला जिस तरह सेटल डाउन हो रहे हैं, मज़ीद जो है ये मतलब सेटिंग ही होती चले जाए और चीज़ें बेहतर ही होते चले जाएं। सर, ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, कितना टाइम लगेगा वापस वहाँ की रौनकें बहाल होने में, वापस उनको वही पोजीशन लेने में जो तकरीबन 1 महीना पहले थी,
जब उनको सिक्योर कंट्रीज कहा जाता था, जब उनको जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक कहा जाता था? ये बहुत मुश्किल कहना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो चलें 5 साल में 10 साल में वापस वहां पे आ जाएगी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर है वो वापस लाना बहुत मुश्किल है। आप ये खुद देख लें कि हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि वहाँ के बैंक्स, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ की इन्वेस्टमेंट, अभी मैं कुछ और बहुत माइन्यूट डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव बीन शेकन, ये सबसे बड़ा मसला है। और अगर उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला, अब तो खुल के बात आ गई ना कि अमेरिका के जितने भी अड्डे थे वहां पे वो तो इसराइल के लिए थे, तो अरब ममालिक के लिए थे ही नहीं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में उनके लिए एक फाइनेंशियल हब और एक फाइनेंशियल कैपिटल बनना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, आप ये देखिए कि हमारा ग्वादर पोर्ट कितना एक्टिव हो गया है, हमारा कराची पोर्ट कितना एक्टिव हो गया है, 50 से ज्यादा जहाज जो है नजरअंदाज हो रहे हैं। और हमें इस वक्त पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी पे तवज्जो देने की जरूरत है। हमें कैश गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, हमारे लीडरशिप को चाहिए कि इन सारी चीजों को कैश इन करें। अगर कैश इन नहीं करें, देखें अगर मैं 70s में जाऊं, एक सेकंड में मैं खत्म करता हूं आधे मिनट में, कि अगर हम 70s में जाएं तो पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू बी द हब ऑफ ईस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई मसाइल हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, तो वो ईस्ट का हब जो है वो गल्फ नहीं, मिडल ईस्ट नहीं, गल्फ बन गया वहां की डेवलपमेंट। और इसमें पाकिस्तान का बहुत बहुत कलीदी किरदार है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द गल्फ इज जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी लेबर, पाकिस्तानी स्किल, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम। तो अभी हमें अल्लाह करे ये अपॉर्चुनिटी मिले और हमारे लीडरशिप इसको हार्नेस करने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा मौका है। लेकिन गल्फ में वो दोबारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। और ऑलरेडी आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ इस सिलसिले में कि ऑलरेडी गल्फ में एक बहुत बड़ी डिवीजन आ गई है। कतर, सऊदी अरब एक तरफ है, यूएई और कुछ और ममालिक एक तरफ हैं, बिल्कुल तो बड़े मसाइल पैदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने कहा कि इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि वो अपनी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दें, जिसे हम कहते तो हैं, हमारी हुकूमतें कहती भी हैं, लेकिन उस तरह से आज तक काम नहीं हो सका। गवादर पोर्ट की बात की जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ज़मीन के जिस हिस्से पर मौजूद है, गवादर पोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने उसे कभी उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए वो जो गल्फ़ कंट्रीज़ ने इस्तेमाल किया, सारी की सारी ट्रेड जो है वो वहाँ शिफ्ट हो गई। लेकिन जो मिडल ईस्ट का इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम डगमगा रहा है, हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे और आपको तभी मिल सकती है जब हमारे हुक्मरान इसको संजीदा ले लें और अपने मफादात को साइड पे रखते। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।